हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर। और मैं हूं आपका करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एवं जनरल स्टडीज़ का एजुकेटर नवदीप सिंह। तो जल्दी से हम लोग जैसा कि अपना पारंपरिक शो आगे बढ़ा रहे हैं, जनरल स्टडीज़ का 2020 शो, जहां पर 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 5 जियोग्राफी से, 5 हिस्ट्री से, 5 पॉलिटी से और 5 इकोनॉमी से। जल्दी से उन्हें समझते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ में जियोग्राफी के बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरों को भी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि अराकान योमा इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन। हिमालय का जो विस्तार है अराकान योमा, ये कौन से क्षेत्र में है? और इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार इज द राइट आंसर। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि म्यांमार में ऐसा क्या है, कहाँ पर है ये। तो देखिए आगे बढ़ करके हम लोग देखेंगे हमारे अगले स्लाइड पे। तो यहाँ समझ में आ रहा है हमें कि ऊपर का जो हिस्सा है, अब जल्दी से यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर आपके सामने आ गई, ये अराकान योमा की ही है। और इस पूरी की पूरी तस्वीर को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से हिमालय हमारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, उतनी ही खूबसूरत हमारे अराकान योमा माउंटेन्स भी हैं। और इसके बारे में भारत के मानसून से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया फैक्ट भी जानेंगे हम लोग कि आखिर ऐसा क्या है। तो जल्दी से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। देखिए ये म्यांमार का हिस्सा है जहाँ पर हम लोग रेड मार्क कर रहे हैं, और ये वाइट मार्क जहाँ है वो, यानी कि अब जो दूसरा वाला छोटा हमने गोला बनाया, ये भारत का हिस्सा है। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है लाल कलर से आपको नीचे दिखता हुआ, ये अराकान योमा माउंटेन रेंज का हिस्सा है। अराकान योमा माउंटेन रेंज को रखाइन माउंटेन रेंज भी कहते हैं, याद रखिएगा, RAKHINE, रखाइन माउंटेन रेंज। और यहाँ ये माउंटेन रेंज म्यांमार के इस कोस्ट पर फैली हुई है, जो कि म्यांमार का दक्षिण पश्चिम कोस्ट है। जैसे हमारे यहाँ पश्चिमी घाट हैं, वैसे ही म्यांमार में है ये सारे के सारे पहाड़। और देखिए ये बंगाल की खाड़ी से जब भी मानसून उठता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून हमेशा यहाँ जा कर के जब टकराता है तो मानसूनल हवाएं यहाँ से रिवर्स जाती हैं, मतलब कि टकराने के बाद मुड़ जाती हैं और मुड़ने के बाद सीधे आगे की तरफ बढ़ती हैं। और ये बांग्लादेश के एरिया में उन्हें कोई भी ऐसा पहाड़ नहीं मिलता जो उन्हें रोक सके, तो सीधे यहाँ जा कर के हमारा जो शिलोंग का पठार है, शिलोंग के पठार पे खासी की पहाड़ियाँ, गैरो पहाड़ियाँ, वहाँ जाकर ये सारी मानसूनल हवाएं रुकती हैं। और वहाँ पे चेरापूंजी और मौसिम राम, ये जो दो जगह हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो अराकान योमा माउंटेन रेंज की वजह से ही चेरापूंजी और मौसिम राम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा के स्थान हैं। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को। ये ब्यूटीफुल तस्वीर आप एक बार फिर से देख लीजिए। अराकान योमा माउंटेन रेंज, नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट beautiful mountain ranges in the world. The transport route connecting the Kashmir from Leh crosses the high mountain ranges at the लेह से कश्मीर को जोड़ने वाला परिवहन मार्ग किन उच्च पर्वत श्रृंखलाओं के दर्रे से गुजरता है? अच्छा, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि दो पर्वतों के बीच में जो एक सकरी सी जगह होती है, जहाँ पर ऊपर से वो खुला हुआ हो, उसे पास कहते हैं या उसे दर्रा कहते हैं। मतलब बेसिकली इट इज़ अ नैरो पैसेज बिटवीन टू माउंटेन्स। तो अब इस दर्रे में जो आंसर है आपका, आंसर तो है काराकोरम दर्रा। ये पॉइंट आप याद रखिए, काराकोरम दर्रा। और आगे चल करके हम लोग थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए काराकोरम जो माउंटेन रेंज है, काराकोरम माउंटेन रेंज कुछ इस तरह से फैली हुई है, कुछ इस तरह से। अब ये काराकोरम माउंटेन रेंज में जो काराकोरम पास है, उस पास में से ये ब्लू कलर से बना हुआ हाईवे गुजरता है, जो कि श्रीनगर से जाता है, श्रीनगर से कारगिल। कारगिल आप जानते हो, कारगिल कौन सा पॉइंट है, इसके पीछे तो आप लोगों ने पूरी कहानी सुन रखी है। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। और ये एक जगह है, और ऊपर की तरफ जो भी आप पर्पल लाइन देख रहे हो, उसके ऊपर का हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये लाइन पर्पल कलर की, यानी बैगनी कलर की ये लाइन, ये बताती है कि ये भारत के और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है। उसके नीचे यहाँ पर कारगिल, और ये जो हाईवे श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, इसे NH1D के नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 1D। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, नेशनल हाईवे नंबर 1D। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। निम्नलिखित पहाड़ों में से कौन सा पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है नंबर 4, अन्नामलाई हिल्स। और अन्नामलाई हिल्स क्यों नहीं है आप ये देख सकते हो। देखो जब हम नीचे की तरफ देखना शुरू करते हैं हमारे भारत को, तो भारत में आप
जो आपके राइट हैंड साइड का पार्ट है वो ईस्टर्न घाट्स है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो वेस्टर्न घाट्स है। ये दोनों ही आप देख रहे हो यहाँ पर। ईस्टर्न घाट को आप देखना शुरू करो ऊपर से, नॉर्दर्न, और उसके बाद नल्लामला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा, नागरी, जाउदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमली, पालनी, ये जो सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं ये सब ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं। वहीं अगर आप देखोगे कि अनामलाई हिल्स का जो हिस्सा है, यहाँ जहाँ पर मैं ये रेड सर्कल कर रहा हूँ, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और अनामलाई हिल्स में नीचे इसके लिखा हुआ है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी एक चोटी है जो कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसका एलिवेशन है 2695 मीटर। याद रखिएगा 2695 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि हमारे केरला के अन्नामलाई हिल्स के पार्ट पर स्थित है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक जगह पर जा करके कहीं ज्वाइन भी होते हैं, और जहाँ पर ये ज्वाइन होते हैं उन्हें कहा जाता है नीलगिरी हिल्स। तो ये नीलगिरी हिल्स जो हैं ये पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। नीलगिरी हिल्स पर एक पीक है जो कि इसके नीचे लिखा हुआ है डोडा बेटा, और ये साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका एलिवेशन है 2637 मीटर। तो याद रखिएगा 2637 मीटर की डोडा बेटा पीक साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और इसके अलावा अनाईमुड़ी जो है अनामलाई हिल्स पर वो 2695 मीटर की साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के निर्माण से संबंधित है? और आंसर है आपका नंबर 1, फोल्डिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। भूप्रपट्टी का वलन जो है वो पूरी तरह से संबंधित है हिमालय के निर्माण से। और हिमालय के निर्माण से कैसे, ये देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जा करके और यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो जिस तरह से दो तरफ से प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने से एक तरह का फोल्ड जनरेट होता है, तो वो फोल्ड बना और ये फोल्डेड माउंटेन्स कहलाए, जिन्हें वलीद पर्वत कहते हैं। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, इसमें ये आप देखें यहाँ पर बताई गई है भारत और हिमालय की लोकेशन, तो वही लोकेशन के हिसाब से आप देख रहे हो। चलो आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज कैसे हुई। ये नीचे की तरफ समुंदर है ऊपर वाले डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड पर, तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि नीचे की तरफ है पूरा का पूरा समंदर। अब ये समंदर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है इस लैंड पार्ट पर, यानी जो ज़मीनी हिस्सा है, ज़मीनी हिस्सा के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर एक और समुद्री हिस्सा है। उस समुद्री हिस्सा को कहा जाता था टेथस सी। पॉइंट क्लियर है? ये टेथस सी धीरे धीरे खत्म होता गया क्योंकि नीचे की तरफ से प्रेशर हमेशा भारत को ऊपर की तरफ प्रेस करता गया, और फाइनली जब दो लैंड फॉर्म्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वहीं पर फोल्ड बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर फोल्ड बने और हिमालय का निर्माण हुआ। अब याद रखें कि यहाँ से प्रेशर भारत की तरफ लगता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत और ऊंचे होते जाएंगे। तो कई बार लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हिमालय पर्वतों में उनकी ऊंचाई क्यों बढ़ती जा रही है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ऊंचे क्यों हुए हैं। तो उसका कारण यही है कि समुद्री प्रेशर यानी महासागरीय दबाव जो कि भारत के पूरे इस पेनिनसुला का मतलब होता है ये प्रायद्वीप को जो धकेलता है, उसकी वजह से ये कारण बनते हैं कि हिमालय और ऊंचा होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन ये है कि द विंध्याज बिलोंग टू द विच क्लास ऑफ माउंटेन्स। विंध्य श्रृंखला किस वर्ग की पहाड़ियाँ हैं? तो सबसे पहले तो याद रखो कि विंध्य श्रृंखला ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और ब्लॉक माउंटेन्स ये जो हैं ब्लॉक माउंटेन्स याद रखना ये बनती कैसे हैं? रिवर्स फॉल्टिंग की वजह से। यानी विंध्य बना क्यों है? रिवर्स फॉल्टिंग, कारण ये है। और एक चीज़ और याद रखना, विंध्य में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कलुमार चोटी। कलुमार, या उसे कहा जाता है सद्भावना शिखर। तो सद्भावना शिखर दमोह में है, दमोह एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, सद्भावना चोटी। और आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे। देखिए इस मैप को आप ज़रा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये पहाड़ियाँ ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विंध्य रेंज शुरू होती है, जो कि आपने डायग्राम में देखा लेफ्ट साइड पर, और विंध्य रेंज शुरू होती है गुजरात के बॉर्डर से, और गुजरात के बॉर्डर से ये शुरू होकर के जाती है लगभग मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए बिहार की तरफ। अब इन्हीं पहाड़ियों पर ये सारी की सारी चोटी है, बीच में नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के नीचे की तरफ का जो हिस्सा है वो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इनका निर्माण हुआ है ब्लॉक यानी कि
एक तरह से जब भी पृथ्वी के अंदर कोई भी चट्टानें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं और वो सीधी खड़ी हो जाती हैं, तो इस तरह की कंडीशन में ब्लॉक्स का निर्माण होता है और ब्लॉक के निर्माण से ये पर्वत बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहुंचते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर कि गुप्त शका किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी गुप्त राज्य को स्थापित करने वाला कौन था। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, गुप्त राज्य ओरिजिनली स्थापित हुआ था लगभग 240 एडी के आसपास। 240 एडी में गुप्त राजा श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन श्रीगुप्त के समय पे कभी भी ये राज्य अपनी उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा जिन ऊंचाइयों पर इसे पहुंचना चाहिए था। बाद में श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, जिसने लगभग, अब श्रीगुप्त ने लगभग 240 से 280 तक शासन किया और इसी तरह से जो घटोत्कच था उसने 280 से लेकर के लगभग 319-20 एडी तक शासन किया। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को बहुत सारे इतिहासकार 319 मानते हैं, 320 भी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त वन का जो समय काल है, उस समय काल में जैसे ही 319-320 एडी में चंद्रगुप्त ने ये सत्ता को संभाला, जो कि घटोत्कच का बेटा था, इस सत्ता को संभालते ही चंद्रगुप्त ने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी बनाए ताकि राज्य मजबूत किया जा सके। और किसी भी राज्य के साथ जब भी हमारे वैवाहिकी संबंध होते हैं, उस समय पर राज्य की तरफ से हमारे राज्य को आने वाला खतरा कम हो जाता है। ये फिलॉसफी भी चंद्रगुप्त की रही और इसने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि लिच्छवी प्रिंसेस का नाम क्या था जिससे चंद्रगुप्त ने शादी की थी, ज़रूर बताइएगा। और चंद्रगुप्त का बेटा जो कि नीचे लिखा हुआ समुद्रगुप्त, वो बहुत ही गर्व से अपने आप को लिच्छवियों की भी संतान मानता था, इसीलिए अपने आप को वो लिच्छवी दौहित्र कहता था। पॉइंट क्लियर हो गया। और चंद्रगुप्त टू, नीचे जो सबसे लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त टू के बारे में आपको बता दूं, ये समुद्रगुप्त का बेटा था, दूसरा बेटा था, रामगुप्त का भाई था। और चंद्रगुप्त टू ने इतिहास, यानी अगर कहा जाए कि आखिर क्यों गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो कारण है चंद्रगुप्त द्वितीय। उस समय पर मंदिर बनाने की परंपराओं का विकास, उस समय पर जितने भी नाट्यकार होते हैं, रचनाकार होते हैं, जितने भी अलग अलग नोबल्स थे, उन सभी को अपने दरबार में रख करके और उन्हें अच्छी पोजीशन देकर साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त काम किया गया, इवन आर्ट एंड कल्चर में भी। तो चंद्रगुप्त टू बहुत ही महान, और कुमारगुप्त जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो पॉइंट यहाँ से क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम कि हमारा जो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर है चंद्रगुप्त वन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड बाय द नर्मदा रिवर ऑन द नर्मदा रिवर बाय। सम्राट हर्ष का जो दक्षिण अभियान था वो नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? कौन था ऐसा राजा जिसने सम्राट हर्ष को रोक दिया हो? हर्ष के समय में हर्ष का राज्य, ओहो हो क्या बड़ा राज्य था। और ऐसा भी कहा जाता है कि हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट थे, यानी ही वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर हु रूल्ड इंडिया। बट उसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय इज द राइट आंसर। पुलकेशिन जो था ये वातापी का चालुक्य था। मंगलेशिया नाम के इसके एक चाचा थे, वातापी के राज्य पर अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन बाद में इसे उस तरह से सहायता नहीं मिली, तो इसने अपने भाई विष्णुवर्धन और जय सिंह की मदद से फाइनली अपने चाचा को मार करके एंड देन उसके बाद अधिकार किया। और पुलकेशिन द्वितीय का जो शासनकाल है, वो पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल है 610 से लेकर के और 643 तक, 610 से 643 एडी तक। ये वातापी का चालुक्य वंश है। और एक चीज़ याद रखिएगा, रवि कीर्ति जो था वो इनके दरबार में, इनका दरबारी कवि दरबार का मंत्री था, और इसने ही एक शिलालेख लिखवाया है जिस शिलालेख में ये मेंशन्ड है कि पुलकेशिन टू ने सम्राट हर्ष को हराया। जल्दी से बताइए मुझे उस शिलालेख का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले आप ये देख सकते हो कि सम्राट हर्ष का जो शासनकाल है, वो सम्राट हर्ष का शासनकाल, आप ये रेड कलर से देखो एरिया, नर्मदा नदी के ऊपर का जितना एरिया था, लगभग नॉर्थ इंडिया पर कब्जा सम्राट हर्ष का था। और ये हिस्सा जो राजस्थान का बचा हुआ है, राजस्थान में गुर्जर वगैरह धीरे धीरे अपने राजवंशों को आगे बढ़ा रहे थे। और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो हिस्सा है, वहाँ पर
असम का एक बहुत बढ़िया राजा हुआ करता था जिसका नाम था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन और हर्ष बहुत अच्छे दोस्त थे और इन्होंने साथ में बहुत सारे सैन्य अभियान यानी मिलिट्री कैंपेन्स में पार्टिसिपेट भी किया है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एम्पायर ऑफ हर्ष आप देख सकते हो 606 से 640 और 647 एडी में हर्ष की डेथ हुई। 647 एडी में हर्षा डाइड। चलिए, नस्तलिक क्या था? ये क्या है नस्तलिक? तो नस्तलिक इज अ पर्शियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मिडाइवल इंडिया। याद रखिए, मिडिवल इंडिया या मिडाइवल इंडिया जो भी कहना है आपको कहो, बात बस यूं समझो कि जैसे अरेबिक वर्ड होता है, अरेबिक स्क्रिप्ट और पर्शियन कैलीग्राफी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखने का एक तरीका था ये नस्तलिक। आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हल्का सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइज़, आइज़ लिखा हुआ है अरेबिक में शिकस्ते स्टाइल में, तो आइज़ इस तरह से लिखा जाता है जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। लेकिन वही आइज़ जब नस्तलिक स्टाइल में लिखा जाता है तो नस्तलिक स्टाइल में कितनी खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। इट इज़ बेसिकली एन अरेबिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कैलीग्राफी पर्शियन स्टाइल। तो होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके अब हम डिस्कस करते हैं कि नेम द रिलीजियस पर्सनालिटी हु एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी। किस धार्मिक व्यक्तित्व का शिवाजी के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा? और इसका आंसर है नंबर 4। याद रखिएगा, गुरु रामदास जी का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और इसके बारे में और भी कहानियाँ कही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही छत्रपति शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास जी के गुरुकुल में भेज दिया गया था। अब इन कहानियों की सच्चाई आपको हिस्टोरिकल बुक से नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी इतिहास को हम पढ़ते हैं, इतिहास दो तरीक़ों से हमारे पास पहुंचता है। एक तो टेक्स्ट के जरिए और दूसरा तरीका होता है लोक श्रुतियों के जरिए। लोक श्रुतियाँ यानी जिनको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिशनल फॉल्कलोर्स। ट्रेडिशनल फॉल्कलोर से जरिए जब भी हमारे पास इतिहास पहुंचता है तो वो हो सकता है थोड़ा सा टूटा फूटा रूप हो, लेकिन कहानियाँ बड़ी अच्छी सुनने को मिलती हैं। तो एक कहानी यहाँ पर भी जो गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी के बीच में थी कि शिवाजी बचपन में अपनी शिक्षा लेने के लिए समर्थ गुरु रामदास के गुरुकुल में रहते थे, और जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो माँ जीजाबाई इन्हें उस आश्रम से ले जाने के लिए आईं ताकि इनका राज्याभिषेक करा करके इन्हें राजा बनाया जा सके। परंतु उस समय अचानक से गुरु रामदास ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और शिवा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि तुम्हें जाकर शेरनी का दूध लाना होगा। और फिर कहानी ये कहती है कि शिवाजी शेरनी का दूध लेकर के आए थे और गुरु रामदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जाइए, मराठा साम्राज्य की सल्तनत, मराठा साम्राज्य एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। तो ये कहानी है। अब इस कहानी का हिस्टोरिकल रेलेवेंस आपको उतना ज़्यादा देखने को ना मिले, लेकिन इस कहानी से हमेशा आपको याद रहेगा कि धार्मिक गुरु शिवाजी के थे गुरु रामदास जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया सी खूबसूरत तस्वीर जहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है छत्रपति शिवाजी को, और उसके अलावा उनके साथ बैठे हुए हैं उनके गुरु समर्थ रामदास। हुमायूं डाइड इन, हुमायूं की किस वर्ष में मृत्यु हुई थी? और हुमायूं की डेथ हुई थी 1556 में। याद रखिएगा, बड़ी लंबी सी कहानी है यार हुमायूं के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ें, हुमायूं को समझना शुरू करें। भाई हुमायूं किया क्या था ऐसा, है ना? देखिए, भारत का मैप जब आप देखना शुरू करते हैं यहाँ पर, तो आप लेफ़्ट हैंड साइड पर जो एरिया देख रहे हैं पूरा, ये जो कलर पर्पल से दिखाया है ये राजपूताना है। राजपूताना में उस टाइम पर पूरी एजेंसी मेवाड़ के अंतर्गत आती थी, और मेवाड़ के राजा हुआ करते थे महाराणा संग्राम सिंह, या जिनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। वहीं ये जो ग्रीन कलर का बीच में एरिया आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, दैट वाज बेसिकली हुमायूं और बाबर एट दैट टाइम। लेकिन हुमायूं जो था, हुमायूं ने सबसे पहले तो बंगाल एक्सपीडिशन किया, बंगाल को जीता, और बंगाल को जीतने के बाद हुमायूं एक बार शेरशाह सूरी से पराजित हुआ 1539 में बैटल ऑफ चौसा, दूसरी बार शेरशाह सूरी से पराजित हुआ 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम कहते हैं, और उसके बाद ये भाग गया लाहौर। लाहौर जाकर के इसने सफविद एम्पायर में, सफविद एम्पायर एक शाह तहमश राजा था, उसके यहाँ शरण ली, और उसके बाद ये जब देखता है कि सिकंदर सूरी जो कि शेरशाह सूरी का वंशज था, जब उसकी डेथ हुई तो फाइनली फिर ये इधर लौटा और इसने दिल्ली में आकर के कब्ज़ा किया। दिल्ली में आकर के कब्ज़ा करने के बाद एक बार हुमायूं की बड़ी ही ट्रैजिक डेथ हुई। हुमायूं गया था अपने पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें लेने के लिए, लेकिन उसी समय पर जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था
तो अज़ान की आवाज़ सुनाई दी और अज़ान की आवाज़ सुन करके वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठा कि अपने अल्लाह को अपनी इबादत पेश कर सके, और उसी समय पर उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से सीधे नीचे आ गिरा। दीन पनाह नाम की जो जगह थी, जो महल था, उस महल को शेर मंडल में तब्दील कर दिया था शेरशाह सूरी ने, और उसी शेर मंडल में नीचे गिर करके, पुस्तकालय से नीचे गिर करके हुमायूं की डेथ हो गई। तो ये भी कहानी एक है। और यहाँ पर एक जो आप खूबसूरत सा मुगल आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये है हुमायूं का मकबरा। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन की मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। याद रखिएगा आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 110 ये बताता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फाइनेंस सेक्रेटरी पेश करते हैं, और ये सबसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन से लाया जाता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल की, तो ये गवर्नर की परमिशन से लाया जाएगा। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब मनी बिल पे सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का अधिकार होता है, मतलब अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास कोई भी राइट नहीं होते। राज्यसभा यानी कि जो उच्च सदन है उसके पास कोई अधिकार नहीं होते कि वो मनी बिल को रोक सके। तो पॉइंट आपको क्लियर है। 14 दिनों के अंदर मनी बिल को राज्यसभा ने पास करना ही होता है, अदरवाइज वो अपने आप पास मान लिया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि मनी बिल का पूरा अधिकार लोअर हाउस यानी या तो विधान सभा के पास होगा या तो लोकसभा के पास होगा। राज्यसभा या विधान परिषद जिन भी राज्यों में हैं उनके पास कोई राइट नहीं है कि मनी बिल को रोक सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा विभाग नहीं है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है यार, पहला डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ मिनिस्टर तो अलग होते हैं, कानून मंत्री। अब जल्दी से बताइए क्या रविशंकर प्रसाद हमारे कानून मिनिस्टर हैं, है ना, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर हैं, क्या वो हैं या नहीं हैं? तो आप कमेंट करके हमें बताना ज़रूर। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि टर्म कैबिनेट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। याद रखिए अनुच्छेद जो 75 है इसमें बताया गया है, सबसे पहले इसका आंसर तो जान लो, आंसर है आर्टिकल 352। देखिए अनुच्छेद 75 में कहा जाता है कि मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, मतलब देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें लगभग 70 से 75 मंत्री होते हैं, 70 to 75। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस ये पैदा होता है कि कैबिनेट वर्ड का यूज़ कहाँ किया गया। तो कैबिनेट वर्ड का यूज़ इमरजेंसी के टाइम पर जो 352 है नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल, वहाँ पर बताया गया है कि जब भी कैबिनेट जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चेयर की जाती है, अगर वो कोई रिकमेंडेशन दे, उसके अनुशंसा से कोई भी इस तरह का चीज़ आपके पास पहुँचे, यानी कि जहाँ पर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी हो कंट्री के ऊपर, तो वहाँ ये कंडीशन बनती है। और ये कैबिनेट वर्ड का इस्तेमाल भी यहीं किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 44वां जो संविधान संशोधन किया गया था, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ईयर कौन सा था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे कैबिनेट वर्ड को 352 आर्टिकल में लाया गया है। तो पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो किसके पैटर्न पर है। तो इसका सही आंसर है कनाडा। याद रखिएगा पॉइंट इज कनाडा। कनाडा के फेडरेशन पर, कनाडा के जो स्ट्रक्चर पर है वो इसलिए आधारित है क्योंकि कनाडा का जो स्ट्रक्चर है वो सेंटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके बाद स्टेट में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। जैसे कनाडा का जो सेंटर है वो स्ट्रांग सेंटर है और स्ट्रांग सेंटर के अंदर पूरी की पूरी गवर्नेंस अपने हिसाब से भारत चलाएगा। इस हिसाब का स्ट्रक्चर कनाडा में भी और भारत में भी है। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, यानी इलेक्शन प्रिंसिपल किसने भारत में इंट्रोड्यूस किया था। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1892। देखिए इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हुआ क्या। बजट में क्वेश्चन पूछने का अधिकार भारत में जो दिया गया था वो इसी एक्ट के हिसाब से दिया गया था। और उस टाइम पर 1888 में लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने पहले तो कांग्रेस के साथ बहुत ही लीनियंसी दिखाई, लेकिन बाद में कांग्रेस को उन्होंने
थोड़ा सा लीलेंसी दिखाना बंद कर दिया और वो कांग्रेस के साथ नहीं रहे। मतलब उन्होंने कांग्रेस को बोला कि ये बहुत ही कम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला इंस्टीट्यूशन है, तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसा बताया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो केंद्रीय विधान परिषद है, उस केंद्रीय विधान परिषद में 10 से 16 मेंबर होंगे। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी कि जो उत्तर पश्चिम प्रोविंस है, प्रांत है, उसमें 15 मेंबर्स होंगे। बंगाल में 20 मेंबर्स होंगे, मद्रास में 20 होंगे, बॉम्बे में 8 होंगे, अवध में 15 होंगे। इस हिसाब से 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट में बताया गया कि इतने लोग होंगे और इतने लोग चुन करके आएंगे। तो कुल मिला के चुनाव के सिद्धांत को अच्छी तरह से अगर पेश किया गया था तो उस टाइम पर यहीं पर पेश किया गया था। तब उसके पहले तक तो 24 में से 5 सिर्फ इंडियन थे, बाकी के जो 19 थे वो सब ब्रिटिशर्स थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 1978 की। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सा इकोनॉमिक हिस्ट्री है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई थी और लीडर थे मोरारजी देसाई। उन्होंने आते ही जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट था उसे ख़त्म कर दिया, और उसको ख़त्म करने के बाद पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट जो कि वो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट था जो कि उस टाइम की अर्लियर गवर्नमेंट्स उसको फॉलो कर रही थी। उन्होंने उसे ख़त्म करके और 1978 से लेकर के 1980 तक 1980 तक रोलिंग प्लान चलाया। और ये रोलिंग प्लान ईयरली एक प्लान था, जिस ईयर प्लान में शुरू में टारगेट बनाए जाते थे और बाद में अचीवमेंट को टारगेट से कंपेयर किया जाता था और भारत की जो भी ग्रोथ है उस ग्रोथ को आंका जाता था। तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज़ दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। याद रखिएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इनफैक्ट टारगेट ये रखा गया था कि 2.1% हमें ग्रोथ फाइंड करनी है, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली अचीव की थी 3.6% ग्रोथ। तो नो डाउट इट वॉज द ग्रेट अचीवमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि महंगाई में गिरावट के निश्चित निहितार्थ हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो महंगाई में गिरावट को बताती है। तो एक चीज़ देखिए, इंक्रीज इन प्राइस मोर स्लोली दैन बिफोर। कीमतों में पहले की तुलना में धीरे वृद्धि जब होती है तो ये बताता है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे गिर रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना। तो महंगाई अगर धीरे धीरे बढ़े इसका मतलब महंगाई घट रही है। देखिए ना तो प्राइसेस कभी घटते हैं, ना तो इंक्रीज इन फूड सप्लाई होती है ऐसी, और ना ही इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन होता है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं कि भाई वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्राइसेस इन विच मनी लूजेस इट्स वैल्यू टू द पॉइंट वेयर इवन बार्टर मे बी प्रेफरेबल इज नोन एज। कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हो जिसमें मुद्रा अपना मूल्य खो दे, वस्तु विनिमय को बेहतर समझा जाने लगे, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं यार ये बहुत खतरनाक अवस्था है। जर्मनी की बात करते हैं, ये बता रहा है हाइपर इन्फ्लेशन कि जब भी कीमतें लगभग 100% से ज़्यादा बढ़ने लग जाएं, यानी कोई आर्टिकल कल तक 100 रुपये का बिक रहा था, आज वो 200 या 200 से ऊपर बिकने लगे तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जबकि कई जगह ऐसा कहा जाता है कि अगर 20% से ज़्यादा हाइक भी हो गया तो भी वो हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, अति मुद्रास्फीति कहते हैं उसे। तो ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर समझिए कि जर्मनी का एक एग्जाम्पल था जहां वर्ल्ड वॉर 1 के पहले कोई भी चीज़ 1 रुपये की मिलती थी और बाद में 36 करोड़ गुना उसका प्राइसेस बढ़ गया था। तो ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति जर्मनी की हुई थी और हाइपर इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। जितने भी एग्जाम्पल आप देखते हैं, अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन, वेनेजुएला का इन्फ्लेशन, जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन, वो सारे के सारे हाइपर इन्फ्लेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई पहला बैंक जो कि इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में वो कौन सा था, और इसका सही आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा यूरोपियन थे, उन्होंने 1770 में एक बैंक बनाया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये इस्टेब्लिश किया गया था इनिशियली कोलकाता में और बाद में 1780s के आसपास ये डिज़ोल्व हो गया। और उसके बाद फिर इसके डिज़ोल्व होने के बाद फिर प्रेसिडेंसी बैंक्स बने और प्रेसिडेंसी बैंक्स फिर बाद में फॉर्म होकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किए। तो होप आपको ये पूरी तरह से आज का जीएस का शो क्लियर होगा। अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके पहले जो साइंस का शो आया था उसे भी देखिएगा और वहाँ पर जा कर के मुझे आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड ऑफ साइंस में। थैंक यू।